फ्र 18-0091 इंद्रधनुषी तराजू सेरेब्रेट के आदेश पर अनगिनत सदर कीटों ने असामान्य उत्तेजना के साथ अपने अंगों और पंखों को कंपन किया, जिसकी आवाज बेहद डरावनी थी। 1 मिनट से भी कम समय पहले अग्नि छिपकली कबीले ने सदरकीट कबीले की प्रतिक्रिया देखी थी। उनके साथियों की शोकपूर्ण चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं, और अग्नि छिपकली योद्धा, जो अभी भी सहमे हुए थे, तुरंत पीछे हट गए और तितर-बितर हो गए। इसने इन कीड़ों से खुद को दूर रखने की पुरजोर कोशिश की। सैलामेंडर्स आसानी से जसाडा जर्ग के आत्मघाती हमलों से कैसे बच निकले, जिनकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस समय इन सदर कीटों की संयुक्त आंखें पहले से ही खून की तरह लाल थीं, जो रात में नरक की आंखों के जोड़े की तरह दिख रही थीं, जिनसे चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी निकल रही थी। क्लिक क्लिक क्लिक, भन 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 भन, अंगों की अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थपथपाहट और पंखों की तीखी सीटी की आवाज के बीच ये सदार कीट जैसे जीव अचानक कई गुना तेज हो गए और भूतों की तरह अग्नि छिपकली योद्धाओं से चिपक गए। बैंग 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 बैंग, आत्मा विनाश की आवाजें लगातार जारी रहीं, और विस्फोटों में अग्नि छिपकली योद्धा तेजी से नष्ट होते चले गए। उसी समय आकाश से प्रकाश की रंगीन धारा नीचे उतरी, जिसका लक्ष्य सदर ब्रेन वम था। ये पल भर में हो जाएगा। रंगों की प्रकाश किरण के आने से पहले एक भयंकर और दमनकारी आभा छा गई। इससे दिमागी कीड़े को एक अभूतपूर्व और बहुत बड़े संकट का आभास हुआ। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ रंगीन प्रकाश की एक धारा गिरी और ठीक उसी स्थान पर जा गिरी जहां मस्तिष्क में कृमि मौजूद था। हालांकि कोई बड़े पैमाने पर ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन आसपास के ब्लूएलो, लिजर्ड क्लैन, रेड स्केल वॉरियर्स और 2 सदर टायरेंट इंसेक्ट्स, यहां तक कि निंगजी और चू चेनिक्सी, जिन्होंने प्रसारण पर यह दृश्य देखा, वे भी प्रकाश की इस रंगीन धारा की अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा टकराव या शक्तिशाली ऊर्जा हमले अनिवार्य रूप से हिंसक ऊर्जा विस्फोटों में परिणत होंगे। किसी व्यक्ति की ताकत का आकलन ऊर्जा विस्फोट की तीव्रता के आधार पर करना एक आम गलत धारणा है। वास्तविकता में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करना संभव है, लेकिन इसे इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है कि न्यूनतम संभव विस्फोट हो सके। यह ऐसा काम है जिसे केवल एक अत्यंत शक्तिशाली जीव ही पूरा कर सकता है। हमारी आंखों के सामने प्रकाश की यह रंगीन धारा बिल्कुल वैसी ही है। इसके भीषण हमले के बावजूद इसके द्वारा उत्सर्जित अंधकार में ऊर्जा पहले से ही अत्यधिक थी। लेकिन जब ये लक्ष्य पर लगता है तो यह आश्चर्यजनक रूप से शांत रहता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की इस रंगीन धारा का अपनी खुद की अंधकार ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण है, और यह इसके साथ जो चाहे कर सकती है। न तो ब्रेन वर्म और न ही लानलुओ इस स्तर की क्षमता हासिल कर सकते हैं। ओम। धुआं और धूल छंटने से पहले ही चारों ओर फैली राख के बीच से एक आश्चर्यचकित और संशयपूर्ण आवाज सुनाई दी। दूरस्थानीकरण। ऐसा नहीं लगता। टेलीकिनेसिस। यही होना चाहिए। वे 3 सरल वाक्य स्पष्ट रूप से वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंच गए। आवाज शक्तिशाली और गूंजदार थी, जिसमें एक तीव्र और सम्मोहक आभा थी जो लोगों को सांस लेने से भी डरा देती थी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अनगिनत अग्नि छिपकली योद्धाओं ने अपनी भुजाएं जोड़कर, गहराई से झुककर और एक साथ आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। स्वागत है, इंद्रधनुषी पपड़ी वाले छिपकली के राजा। लेकिन ये 4 सरल शब्द एक बड़ी घंटी की तरह गूंज उठे, जो आकाश में प्रतिध्वनित हो उठे। पूजा अर्चना की आवाजें रात के आकाश में गूंज उठी, और जैसे जैसे धूल धीरे धीरे छंटने लगी, एक लंबा और मजबूत व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। इसका पूरा शरीर रंगीन शल्कों से ढका हुआ था, और इसकी मांसपेशियां एकदम स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं, जो चांदनी में इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा रही थीं। रंगों से भरी यह अचानक निकली रोशनी कोई और नहीं बल्कि फायर लिजार्ड क्लैन के ब्लू स्टार समूह के 3 सबसे शक्तिशाली रेनबो स्केल लिजार्ड किंग्स में से एक थी। 7वें रैंक से ऊपर का एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ। इंद्रधनुषी रंग की पपड़ीदार छिपकली का राजा सीधा खड़ा था, उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली फैली हुई थी, जिसके सिरे पर विशाल हेनो कृमि का सिर था, जो सदर ब्रेन कृमि की सवारी थी। इस समय कीड़े का सिर उसकी उंगली की नोक पर बास्केटबॉल की तरह घूम रहा है। उस विशालकाय कीड़े का शरीर गायब हो चुका था, जबकि उस पर सवार मस्तिष्क कृमि अब दर्जनों मीटर दूर था। उस विशाल सिर का एक छोटा सा टुकड़ा गायब था, और उसमें से खून तेजी से बह निकला, जिससे अंदर मौजूद मस्तिष्क की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई देने लगीं। ये देखकर सभी को पेट में मतली महसूस होने लगी, और झाओ जिया, जियांग शिन्यू और कुछ अन्य लड़कियां तो उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाईं। सच कहें तो आपदा आने के बाद उन्होंने कई भयावह दृश्य देखे थे,
लेकिन एक ऐसा प्राणी आपके सामने खड़ा है जिसका मस्तिष्क उसके शरीर का 80% हिस्सा बनाता है, और उसके मस्तिष्क के ऊतक पूरी तरह से खुले हुए हैं। ये जितना भयानक और घिनौना हो सकता था, उतना ही था। जिस तरह से आपने मौके पर ही उल्टी नहीं की, उससे पता चलता है कि आपके शिष्टाचार बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में एक छिपकली राजा तैनात होगा। मेरी गणना गलत निकली। मस्तिष्क कृमि के कटे हुए एंटीना लगातार फड़फड़ा रहे थे। दर्द या गुस्से के कारण ये स्पष्ट नहीं था। हालांकि शब्दों के बीच उसकी आवाज में हल्की सी कंपन से उसका डर महसूस किया जा सकता था। हाँ, वह डरा हुआ था। वह कुलीन मस्तिष्क कृमि, जिसकी शक्ति कम से कम छठे स्तर की थी, अग्नि छिपकली राजा से पहली बार सामना होने पर भयभीत हो गया था। फुफकार। इंद्रधनुषी रंग की खाल वाले छिपकली राजा ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, जिससे उसकी संतुष्ट मुस्कान झलक रही थी, लेकिन उसका लहजा बेहद ठंडा था। मुझे इतने दूरस्थ और निर्धन स्थान पर तैनात होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस बदकिस्मत हैं, संयोग से आप इस इलाके में चमत्कार की तलाश करते हुए मुझसे टकरा गए। क्या तुम खुद ही इसे खत्म करने जा रहे हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? इंद्रधनुषी छिपकली राजा के शब्द भले ही अनौपचारिक लग रहे थे, लेकिन उनमें एक अदम्य और दबंग शक्ति भरी हुई थी। सबसे पहले मस्तिष्क के कीड़े की आंखों में समर्पण का एक संकेत दिखाई दिया, उसके बाद संघर्ष हुआ, और फिर वह कांप उठा और एक निश्चित अवस्था से पूरी तरह जाग गया। जैसा कि महामहिम छिपकली राजा से उम्मीद थी, उन्होंने अभी अभी लगभग मेरी चेतना को नियंत्रित कर ही लिया था। लेकिन आत्महत्या करने के बारे में सोचना तो सरासर कोरी कल्पना है। मस्तिष्क कृमि को अपने मानसिक नियंत्रण से मुक्त होते देख इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने बनावटी मुस्कान दी। आपने बहुत अच्छा किया। सबसे पहले आपने महत्वपूर्ण क्षण में अपनी स्थिति बदलने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग किया। अभी अभी उसने अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर एक बार फिर मेरे मानसिक नियंत्रण से मुक्त होने में कामयाबी हासिल कर ली। मुझे डर है कि सदर जर्ग के बुद्धिजीवियों में आप शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक हैं। इसलिए सम्राट होने के नाते मुझे बाघ को पहाड़ पर वापस नहीं जाने देना चाहिए। इतना कहने के बाद इंद्रधनुषी रंग की छिपकली राजा ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की, और उसकी पूरी आकृति पल भर में उस स्थान से गायब हो गई। अगले ही क्षण इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा मस्तिष्क कृमि के सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेली भयंकर लपटों से ढकी हुई थी, और उसने उस पर वार किया। जो चीज देखने में सहज और बिना किसी प्रयास के हथेली से की गई लगती थी, वास्तव में उसी से हाथ के आसपास की जगह विकृत हो गई। इस हथेली के प्रहार से तो ब्रेन वर्म जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि ये सब दिमागी कीड़े की अपेक्षाओं के अनुरूप ही प्रतीत हो रहा था। जैसे ही इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा प्रकट हुआ, ब्रेनवर्म अपनी जगह से गायब हो गया। उसी समय असंख्य सदर कीट पतंगे आगे बढ़े और इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा को परतों में घेर लिया। बैंग 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 बैंग। इंद्रधनुषी रंग के छिपकली राजा के चारों ओर असंख्य सदा कीटों ने आत्मविनाश कर लिया, जिससे लगातार होने वाले विस्फोटों ने पूरे स्नो पीक सिटी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। अत्यधिक विषैला हरा रक्त मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहा था, और उस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक रहा था जहां इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा स्थित था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दूसरी तरफ प्रकट हुए मस्तिष्क कृमि ने तेजी से जैवविद्युत तरंगे उत्सर्जित की। अत्याचारी कीटों को छोड़कर शेष सभी सदर कीटों के आत्मविनाश के बाद वह 3 अत्याचारी कीटों के साथ पूरी गति से पीछे हट गया। कई विस्फोटों के बाद इंद्रधनुषी छिपकली राजा सदर कीटों के चकनाचूर शवों के पहाड़ से बिना किसी चोट के बाहर निकला। उसने अपने शरीर से काल्पनिक धूल को हल्के से झाड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल उदासीन था। घिनौने कीड़े, क्या वे इतनी शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति के साथ एक नई प्रजाति में विकसित हो गए हैं? क्या उपद्रव मचा रखा है? निर्णय। सदर कीटों के आत्मा विनाशकारी हमले से पीछे हटने के लिए मजबूर हुई लेनलू तुरंत इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा के बगल में प्रकट हुई और एक घुटने पर बैठ गई। महामहिम स्टोहल, क्या हमें उन सदर कीटों का पीछा करना जारी रखना चाहिए? इंद्रधनुषी रंग के छिपकली राजा ने हाथ हिलाते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। वे तो बस हारे हुए सैनिकों का एक समूह है। उस दिमागी कीड़े की खोपड़ी में मेरी काली ऊर्जा का अंश बचा है, वह जिंदा नहीं बचेगा। इस निरर्थक युद्ध को जारी रखना उचित नहीं है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता दिव्य संतान का पता लगाना है। इसके बाद हम और लोगों को भेजकर यह पता लगाएंगे कि कहीं कोई नीदरवर्ल्ड के चूहे हमारे स्नो पीक क्षेत्र में घुसपैठ तो नहीं कर गए हैं।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा ने अपने पंजों से जमीन को हल्के से छुआ और तुरंत आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही वह विशाल रात्रि आकाश में गायब हो गया। उनके पीछे मौजूद अग्नि छिपकली योद्धाओं के समूह ने भी उनका अनुसरण किया। हालांकि कभी मौजूद रहने वाली असंख्य कुलीन अग्नि छिपकलियों में से अब 20% से भी कम बची हैं। जमीन पर अग्नि छिपकली वंश और सदर कीट वंश के शव बिखरे पड़े थे, खून की नदियां बह रही थीं और हर जगह शव बिखरे पड़े थे, जो पौराणिक असुर नरक की तरह लग रहे थे। अंत में अग्नि छिपकली जनजाति ने युद्ध जीत लिया, लेकिन ये केवल एक ऐसी जीत थी जिसमें नुकसान की भरपाई नहीं हो पाए। यहां तक कि उनके घरेलू मैदान पर भी जैविक हथियारों के इस्तेमाल से भारी नुकसान हुआ। बेशक अगर इंद्रधनुषी छिपकली राजा पहले प्रकट हो गया होता तो भले ही सदर कीटों में बड़ी संख्या में नव विकसित आत्मा विनाशकारी प्रजातियां मौजूद थीं, अंततः उनका अंत पूर्ण विनाश के रूप में ही होगा। इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा का यहां आना पूरी तरह से आकस्मिक था। उसका निशाना ये छोटी सी सादा जर्ग सेना नहीं थी, बल्कि विंग क्लैन के एक युवा सदस्य का पता लगाना था। जल्द ही कभी भयंकर युद्धक्षेत्र रहा वह स्थान एक बार फिर उजाड़ बंजर भूमि में बदल गया। कीड़े और छिपकली की प्रजातियों के बीच का युद्ध अचानक समाप्त हो गया, जिससे सभी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। विशेषकर शेन झेंग, जिसने अभी अभी काम शुरू किया था, ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। बस इतना ही। क्या हुआ बच्चे, अभी भी संतुष्ट नहीं हो? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें वहां भेज दूं ताकि तुम उस रंगीन छिपकली जैसे आदमी से मुकाबला कर सको? शेन झेंग की बातें सुनकर जिन तियानई खिलखिलाकर हंस पड़ी और चिढ़ाने लगी। तो सभी लोग कीड़ों और छिपकलियों की जातियों के बीच अभी अभी हुए युद्ध पर चर्चा करने लगे, खासकर इंद्रधनुषी रंग के स्केल वाले छिपकली राजा पर, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसी बीच युद्ध क्षेत्र में जहां कीड़े मकोड़ों और छिपकलियों की प्रजातियों को सफाई करने का समय नहीं मिला था, तितलियों का एक विशाल समूह चुपचाप प्रकट हो गया। असंख्य साइफन जैसे मुखांगों ने मृत शरीरों को छेद दिया और मैदान में बिखरे हुए शवों के भीतर समाहित अंधकार में ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर लिया। निंग जी की निगाहें झिझक रही थीं, स्पष्ट रूप से वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। चू चेनेक्सी को स्वाभाविक रूप से अपने पति के विचारों का पता चल गया। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? चू चेनेक्सी की कोमल निगाहों में देखते हुए निंग जी एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने अपने विचार व्यक्त करने का फैसला किया। चेनेक्सी, मुझे बताओ, उस दिमागी कीड़े में अभी भी कितनी ताकत बची है? जैसे ही चू चेनेक्सी ने निंग जी का सवाल सुना, उसने अनुमान लगा लिया कि वह क्या सोच रहा है। उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा तनावपूर्ण हो गया। क्या तुम उस दिमागी कीड़े को निगलना चाहते हो? निंग जी ने सिर हिलाया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुमने भी देखा होगा, रेनबो स्केल लिजार्ड किंग और ब्लू स्केल वॉर किंग की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि सदर टायरेंट इंसेक्ट, जो उनसे एक स्तर नीचे है, हमें एक उंगली से कुचल सकता है। अगर हम अपनी ताकत में जल्दी सुधार नहीं करते हैं तो सदर जर पर जवाबी हमला करना या ताइहुआ और जुएफे को वापस हासिल करना तो दूर की बात है। मुझे डर है कि हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे अगर हम उस दिमागी कीड़े को खा भी ले तो। जब निंग जी बोल रहा था तो उसने सीधे चू चेनेक्सी की ओर देखा, लेकिन बाद वाले की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। निंग जी की बातें तर्कसंगत थीं, लेकिन क्या वे उस दिमागी कीड़े की शक्ति को फिलहाल हरा सकते थे? भले ही उन्हें रेनबो स्केल लिजार्ड किंग द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, लेकिन तीनों स्तरों के बीच शक्ति का अंतर ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से दूर कर सकें। एक पल के लिए चू चेनेक्सी को यह नहीं पता था कि उसे गंभीर रूप से घायल मस्तिष्क कृमि पर हमले को रोकने के निंग जी के विचार से सहमत होना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर जोश से युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे जिन तियानई की नजर अनजाने में कोने में खड़े चू चेनेक्सी और निंग जी पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी कोहनी से अपने बगल में बैठी शियाओ ईरान और चेन शुओ को धक्का दिया, और उन तीनों को ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया। इसलिए जियाओ ईरान ने पहल की और सीधे चू चेनेक्सी और निंग जी के पास जाकर चिंता से पूछा, भाई निंग, बहन चेनेक्सी, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? उनके ठीक पीछे चल रहे शिंग तियानई ने भी यही बात दोहराई। अगर कुछ होता है तो शायद हम मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। बाढ़ के लिए 3 खंभों की जरूरत होती है और एक हीरो को 3 सहायकों की जरूरत होती है। चेन शुओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सहमति में बार बार सिर हिलाया। निंग जी ने एक पल सोचा, दांत पीसकर अपने विचार शियाओ येरान, शिंग तियानई और चेन शुओ को दोहराए। चलो ये करते हैं। निंग जी की बातें सुनकर शियाओ ईरान ने बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाया, जिसके परिणामस्वरूप जिंग तियानई ने उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मार दिया।
तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि दूसरे तुम्हें सुन नहीं पाएंगे? शाओ येरान ने शर्माते हुए मुस्कुराया, भीड़ की ओर मुड़कर कुछ नहीं कहा, फिर उत्साह से मुड़कर बोली, भाई निंग, इस बार यह मेरी प्रतिस्पर्धात्मकता या झगड़ालू स्वभाव के कारण नहीं है। अभी अभी हुई लड़ाई सभी ने देखी, उस इंद्रधनुषी स्केल छिपकली राजा की युद्ध क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। जरा इसकी रक्षा पंक्ति तो देखो। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो भी इसकी रक्षा पंक्ति को भेद पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। वे बस वहीं खड़े रहे और हमें उन पर हमला करने दिया, लेकिन हम उन्हें हिला भी नहीं सके। लेकिन इस अधमरे दिमागी कीड़े और खून से लथपथ 3 अत्याचारियों के साथ अगर हम जी जान से लड़ें तो शायद हम सच में एक मौका पा सकें। भाई मिंग, शियाओ की बातें भले ही कठोर लगें, लेकिन उनमें बहुत मायने हैं। मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। भाई मिंग, आपकी डिवोरिंग इवोल्यूशन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आखिरकार हमने एक बुरी तरह से घायल ब्रेन वर्म को पकड़ लिया है। हम इस अवसर को गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो शायद हमें फिर कभी ऐसा मौका न मिले। ये देखकर कि आमतौर पर शांत और अनुभवी रहने वाले शिंग तियानई भी इसे आजमाने के लिए सहमत हो गए, पहले से ही मन बना चुके निंग जी और भी दृढ़ हो गए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, चू चेनिक्सी ने पहले ही कह दिया, तो फिर संकोच करने की क्या बात है? चलो चूचू को आराम से लिटा देते हैं, फिर हम उस दिमागी कीड़े को मारने जाएंगे। चू चेनिक्सी की बातें सुनकर चारों आदमी चौंक गए। महिलाओं में नायिका मानी जाने वाली चू चेनिक्सी की तुलना में ये तीनों काफी नखरे वाली और अनिर्णायक प्रतीत होती थीं। निंग जी ने अब और संकोच नहीं किया और अपने बगल में खड़े 4 लोगों से धीरे से कहा, तो हम पांचों चलेंगे। पहले यहाँ के मामले सुलझा लो, फिर हम योजना बनाएंगे। संक्षेप में, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो। चारों ने एक साथ सिर हिलाया और गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है। अपना मन बना लेने के बाद निंग जी ने हिचकिचाना बंद कर दिया और काम पर लग गए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने बड़ी बड़ी चमकदार आंखें देखीं, जिनकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे, और जियाओ निंगचू सिसक रही थी। निंग जी और चू चेनिक्सी के दिल पल भर में उछल पड़े। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं चिंतित हूं। पल भर में निंग जी और चू चेनिक्सी के दिलों में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण उमड़ आया। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है। निंग जी और न ही चू चेनिक्सी के पास जीतने का कोई निश्चित मौका था। शियाओ निंगचू को न्यूबी गांव में रखना भी एक प्रकार की सुरक्षा मानी जा सकती है। लेकिन ये कहना कि ऐसी सुरक्षा पूरी तरह से अचूक है, निश्चित रूप से झूठ होगा। आखिरकार, भले ही जियांग शिन्यू और न्यूरेन जनजाति के बाकी लोग पीछे छूट गए हों, लेकिन जो लोग निंग जी की मदद के बिना छिप नहीं सकते थे, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। इसलिए अंत में निंग जी और चू चेनिक्सी ने उस छोटे लड़के से उसकी राय पूछने का फैसला किया। शाओ निंगचू को वास्तव में यह नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसने बस अपने माता पिता को जाने के बारे में बात करते हुए धुंधला सा सुना था, और चूंकि वह उसे साथ ले जाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए मैं रोने से खुद को रोक नहीं पाई। डरो मत चूचू, चूचू सबसे अच्छी लड़की है। रोना मत चूचू, चूचू को मत त्यागो, चूचू को मत छोड़ो। शाओ निंगचू अपने आप से लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। उसके होठों को थोड़ा हिलते हुए देखकर चू चेनिक्सी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चू चू, तुम क्या कह रही हो? माँ को बताने के बारे में क्या ख्याल है? चू चेनिक्सी की बातें सुनकर खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही शियाओ निंगचू के दिल में जैसे कोई तार छू गया हो। वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाई, वाह पापा, मम्मी, चूचू को छोड़कर मत जाओ। चूचू अच्छी बच्ची बनेगी और मम्मी पापा को शुद्धता। आपको शायद लगता होगा कि माता पिता के लिए सबसे दुखद बात एक अपरिपक्व बच्चे का होना है। वास्तव में जब बच्चे बहुत समझदार होते हैं तो माता पिता के लिए इसे सहन करना आसान नहीं हो सकता है। ये स्थिति निंग जी और चू चेनिक्सी के लिए बेहद कठिन है। इस दुनिया में कौन सा माता पिता सचमुच अपने बच्चे को त्यागने के लिए तैयार होगा? लेकिन अगर वे शियाओ निंगचू को साथ ले जाते हैं और उनका मिशन विफल हो जाता है तो इसके परिणाम। निंग जी और चू चेनिक्सी ने तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। चू चेनिक्सी ने नन्ही निंगचू को गले लगाया, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थीं, और वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, रो मत चूचू, चूचू अच्छी बच्ची है। मम्मी जानती है कि चूचू अच्छी बच्ची है। चूचू मम्मी की लाडली है। जैसे जैसे वह बुदबुदाती गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसुओं से चमकने लगीं।
निंग जी माँ और बेटी के चारों ओर मंडराती रही। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे व्यक्त करने में असमर्थ थी। बोलने में असमर्थ, एक भी आवाज निकालने में असमर्थ। माँ और उसके दो बच्चों को एक साथ हडल देखकर कीड़े और छिपकली की जातियों के बीच हाल ही में हुए युद्ध पर चर्चा में व्यस्त भीड़ ने आखिरकार निंग जी की तरफ हो रही हलचल पर ध्यान दिया। सभी लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और उन सब में सबसे ज्यादा बातूनी शेन झेंग ने बिना किसी झिझक के पूछा, भाई निंग और बहन चू को क्या हुआ है? आप दोनों तो ठीक ही थे ना? झाओ जिया ने शेन झेंग को घूरकर तुरंत चुप रहने और एक शब्द भी न बोलने का इशारा किया। बाद वाले ने तुरंत नजरें फेर ली और चुप हो गया। लेकिन जब शियाओ निंगचू ने शेन झेंग का सवाल सुना तो वह और भी जोर से रोने लगी। मम्मी चूचू को छोड़कर जा रही है, चूचू बिल्कुल अकेली रह जाएगी। चाचा और चाची कृपया माँ से कहिए कि वह चूचू को अकेला न छोड़े। उनकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, मानो विशाल लहरें चू चेनेक्सी और निंग जी के दिलों से टकरा रही हों। शाओ निंगचू की बातें सुनकर सभी लोग थोड़े अचंभित रह गए। क्या चू चेनेक्सी जियो निंगचू को छोड़ने जा रहा है? वह कैसे संभव है? जियांग शिन्यू ने तुरंत पूछा, बहन चेनेक्सी, क्या आपको जाने से पहले कुछ करना है? चिंता मत करो, चू चू को हमारे भरोसे छोड़ दो। हम ध्यान रखेंगे कि उसे कोई चोट न लगे। जियांग शिन्यू बहुत समझदार है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, शियाओ निंगचू तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और आगे कहा, बहन शिन्यू, ऐसा नहीं है। अगर माँ चली गई तो शायद कभी वापस न आए। झाओ जिया ने अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और धीरे से शियाओ निंगचू के आंसू और नाक पोंछ दिए। चुचू, ये कहना सही नहीं है कि वापस नहीं आ सकता, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वापस नहीं आ रहा है। तीनों अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन यदि आप उनका क्रम बदल दें तो अर्थ बदल जाएगा। छोटी निंगचू ने मुंह फुलाते हुए आंसुओं से कांपती आवाज में कहा, वाह नहीं, मम्मी का मतलब है कि वह वापस नहीं आ रही है। सभी ने मान लिया कि जियाओ निंगचू से जुबान फिसल गई थी और उसने कैन नॉट कम बैक की जगह कैन नॉट कम बैक कह दिया था। वास्तव में जियाओ निंगचू, निंग जी और चू चेनेक्सी के हर शब्द और हर हरकत से उनके विचारों को भांप सकती थी। निंग जी और चू चेनेक्सी को चिंता थी कि शायद वे वापस न आ पाएं। हाँ, शियाओ निंगचू, निंग जी और चू चेनेक्सी के विचारों को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने में सक्षम थी। यह ऐसी बात थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह महसूस करते हुए कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी वे दिखती हैं, सभी ने तुरंत निंग जी और चू चेनेक्सी की ओर देखा। बहन चेनेक्सी, आखिर हुआ क्या? क्या सच में कुछ गड़बड़ है? निंग जी और चू चेनेक्सी ने इस बारे में सोचा और अंत में जो कुछ हुआ था वह सबको बताने का फैसला किया। आखिरकार, अगर वे वाकई गंभीर रूप से घायल दिमागी कीड़े को बचाने गए थे, तो भी उन्हें शियाओ निंगचू की अच्छी देखभाल करने का कोई न कोई कारण ढूंढना ही पड़ेगा। झूठ गढ़ने के बजाय सच बोलना बेहतर है। क्या सिस्टर चू, आप उस दिमागी कीड़े को रोकने जा रही हैं? चू चेनेक्सी की बातें सुनकर शेन झेंग ने घोर आश्चर्य व्यक्त किया। भेजना, मरने के लिए? एक कमजोर पसली के सहारे एक करवट लेते हुए आलसी व्यक्ति ने दो शब्द कहे। कुछ समय के संपर्क के बाद सामान्य परिस्थितियों में चू चेनेक्सी और अन्य लोग नी ना और अन्य लोगों को अनुवाद करने की आवश्यकता के बिना ही उसके संक्षिप्त शब्दों को समझ सकते थे। बाओ शुआंग, मिंग क्यूई, लिन हुई और अन्य लोगों ने भी चू चेनेक्सी को चिंता भरी नजरों से देखा और उनके द्वारा ये जोखिम उठाने को अस्वीकार किया। निंग जी और चू चेनेक्सी स्वाभाविक रूप से अपनी चिंता के कारण अपना मन नहीं बदलेंगे। आखिरकार, उनकी सोच का स्तर एक जैसा नहीं था और वे निंग जी के कार्यों के महत्व को नहीं समझ सकते थे। लेकिन जियाओ निंगचू ही एकमात्र ऐसी थी जिसका दिल निंग जी और चू चेनेक्सी से मजबूती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उनके लिए उससे अलग होना वास्तव में मुश्किल था। चू चेनेक्सी की बातें सुनकर लगातार रो रही और दुखी शियाओ निंगचू का रोना बंद हो गया। बच्चे वयस्कों से अलग तरह से सोचते हैं, वे वास्तव में अधिक सीधे और सरल होते हैं। जब उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे आमतौर पर अत्यधिक चिंतित नहीं होते हैं और हमेशा जटिलताओं को भेद कर सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। शाओ निंगजी के अगले शब्दों ने इस बात को साबित कर दिया। माँ, आप अंकल शियाओ, अंकल जिंग और अंकल चेन के साथ उस भयंकर खतरनाक कीड़े से लड़ने जाना चाहती हैं, है ना? ये सुनकर चू चेनेक्सी ने सिर हिलाया, लेकिन शियाओ निंगचू ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा, लेकिन जब तुम कीड़े मार रही थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या हम परिवार नहीं हैं?
शाओ निंगचू की बातें सुनकर शाओ यीरान को छोड़कर, जो अभी भी बुदबुदा रही थी, मैं बूढ़ी नहीं हूं, मुझे आपको भाई कहना चाहिए, बाकी सभी चौंक गए। ये सही है। कहावत है, होंठ न हो तो दांत ठंडे पड़ जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर आश्रित हैं। चू चेनेक्सी और निंगजी पूरे बटरफ्लाई नेस्ट के केंद्र बिंदु हैं। उन दोनों के बिना बटरफ्लाई नेस्ट केवल नाम का ही रह जाएगा। यदि यह यात्रा वास्तव में खतरों से भरी है, जैसे तेज हवा चलती है और ये नदी ठंडी बहती है, तो क्या शेनझेंग, नी ना और अन्य लोग वास्तव में इसे अकेले कर सकते हैं? क्या वह वाकई शियाओ निंगचू के साथ सुरक्षित रह सकता है? मुझे डर है कि उनके जीवित रहने की संभावना तोंग निंगजी और चू चेनेक्सी के जीवित होने की तुलना में भी कम है। होठों और दांतों की तुलना में निंगजी और चू चेनेक्सी बटरफ्लाई नेस्ट के मस्तिष्क, हृदय, कवच और हथियार हैं। तो फिर उनके अलग होने का क्या मतलब है? अपने आसपास मौजूद चाचा चाची, भाई बहनों को देखते हुए शियाओ निंगचू ने मुंह बनाया और आगे कहा, डर मत चूचू। चूचू मम्मी के साथ खेलना चाहती है। अगर चाचा चाची बुरे कीड़ों को मारने से डरते हैं तो उन्हें जाने दो। चाचा चाची की तुलना में चूचू, उसकी माँ, उसके पिता और बटरफ्लाई ही असली परिवार हैं। शियाओ निंगचू ने पहले उन्हें पिताजी कहकर पुकारा था, लेकिन फिर उसे चू चेनेक्सी और निंगजी के बार बार दिए गए निर्देश याद आए। याद रखना कि यह बात किसी को न बतानी कि बटरफ्लाई उसका पिता है। एक दूसरे को संबोधित करने के तरीके को बदलने का यह बहुत ही प्यारा तरीका है। मुझे अभी भी याद है कि वह छोटी बच्ची मुंह फुलाकर और होंठ सिकोड़कर गंभीर लेकिन स्पष्ट जवाब दे रही थी, चिंता मत करो माँ, चूचू किसी को पता नहीं चलने देगी। तितली पापा है और पापा तितली हैं। अगर कोई चूचू को कॉटन कैंडी, लॉलीपॉप, मिल्क कैंडी या फ्रूट कैंडी भी दे दे तो भी चूचू एक शब्द नहीं बोलेगी। जब भी शियाओ निंगचू कोई फैसला लेती है तो उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव होता है, लेकिन उसके कोमल और प्यारे से छोटे चेहरे पर ऐसा भाव देखकर वह और भी प्यारी लग रही थी। हालांकि अगले वाक्य ने सभी के दिलों को छू लिया। फिर उन्होंने शियाओ निंगचू को चिल्लाते हुए सुना, जल्दबाजी के कारण उसके शब्द कुछ अस्पष्ट थे। परिवार को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर हम उस खतरनाक कीड़े को हरा नहीं सकते तो चूचू, मम्मी और तितली को एक साथ मरने। अवरोधन। शियाओ निंगचू के शब्दों को सुनकर वहां मौजूद हर कोई तुरंत भावनाओं से अभिभूत हो गया। एक बच्चा भी इस समस्या का इतनी गहराई से विश्लेषण कर सकता है, फिर भी ये वयस्क लालच से अंधे हो गए प्रतीत होते हैं। शियाओ निंगचू की बातों से सभी लोग गहरी सोच में डूब गए और इस समय उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता तो एक छोटे बच्चे की सोच से भी कम विकसित होती है। इसमें शियाओ निंगचू की शुद्धता का अभाव है। उनमें शियाओ निंगचू जैसी जागरूकता का अभाव था। शियाओ निंगचू के दृढ़ संकल्प के बिना निंगजी और चू चेनेक्सी को गहरा सदमा लगा। निंगचू मूल रूप से एक नेक बच्ची थी, लेकिन इस कठिन दौर के बाद उसकी तरक्की ने निंगजी और चू चेनेक्सी दोनों को गर्व और दुख दोनों का एहसास कराया। विकास रातों रात नहीं होता और वे दोनों शायद ही कल्पना कर सकते थे कि इस अवधि के दौरान शियाओ निंगचू को किस तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ा होगा। इसी वजह से वह इतने कम समय में एक मासूम बच्ची से एक समझदार युवती बन गई। हालांकि ये शब्द सुनकर निंगजी और चू चेनेक्सी को तुरंत राहत महसूस हुई। हाँ, परिवार को कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा साथ रहना चाहिए। अपने बच्चे को ऐसी बातें कहते हुए सुनने के बाद उनके पास हिचकिचाने या संदेह करने की और क्या वजह हो सकती है? ठीक है, हम परिवार हैं, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हम जीवन और मृत्यु साझा करेंगे। शियाओ निंगचू के शब्दों ने चू चेनेक्सी की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उसने अटूट दृढ़ संकल्प और खुशी के साथ अपना अंतिम निर्णय लिया। मम्मी, रोना मत, ही। चू चेनेक्सी की बातें सुनकर शियाओ निंगचू ने आखिरकार एक बार फिर अपनी मनमोहक मुस्कान बिखेर दी। उसने अपने हाथ फैलाए और हल्के से उछलकर चू चेनेक्सी की बाहों में समा गई। हाँ, हम सब एक परिवार हैं। बहन चेनेक्सी, आपने हमारे बेल कबीले के सभी लोगों की जान बचाई। अगर आप इस बार भी नाकाम रही तो हो सकता है कि दूसरे बोलने की हिम्मत न करें, लेकिन मैं, मेंग लेई, भला अब खुद के साथ कैसे जी सकती हूँ? गुस्सैल स्वभाव वाली मेंग लेई शियाओ निंगचू से तुरंत प्रभावित हो गई। शियाओ निंगचू के शब्दों ने न केवल उन्हें सबके बीच के संबंधों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद की, बल्कि उन्हें समझने में भी मदद की। चू चेनेक्सी और इस तितली के बिना वे बिल्कुल भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते।
इसके अलावा मेंग लेई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटा बच्चा इतने नेक और मार्मिक शब्द बोल सकता है। इस समय मेंग लेई के गाल बुरी तरह से लाल हो रहे थे, लेकिन उनकी त्वचा का रंग इतना गहरा था कि ये दिखाई नहीं दे रहा था। नीना ने हल्की सी मुस्कान के साथ दृढ़ता से कहा, बहन चेनिक्सी, चूचू इतनी कम उम्र में ही इस सिद्धांत को समझ गई है, और वह सबके साथ जीने और मरने में सक्षम है। अगर हम वयस्क अपने प्रयासों को नहीं बढ़ाते हैं, तो हम सचमुच प्रशांत महासागर तक शर्मसार हो जाएंगे। बहन चू, आप हमें चमकने का मौका देने से इनकार तो नहीं करेगी, है ना? जैसे ही नीना ने बोलना शुरू किया, उसने बाओ शुआंग, मिन क्यूई, किन्जू और लिनहुई की ओर मुड़कर देखा और ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहनों, आप भी ऐसा ही सोचती होंगी, है ना? ओम। चारों महिलाओं ने एकमत होकर सिर हिलाया और दृढ़ता से जवाब दिया। जैसे ही चू चेनिक्सी कुछ बोलने ही वाली थी, बगल से वही जानी पहचानी धीमी आवाज फिर से आए, मैं भी एक हूं। आलसी आदमी की पसलियों के बोलने से पहले ही शेन झेंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए मजाक में कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप भी परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी बात समझना वाकई मुश्किल है। इतना कहने के बाद शेन झेंग ने चू चेनिक्सी की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था। बहन चेनिक्सी, अगर आलसी जनजाति के ये लोग इतने उत्साही हैं, तो हम तितली के घोंसले के पुराने कार्यकर्ता उन्हें निराश नहीं कर सकते। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें उन बदमाशों को ये बताना होगा कि जब तक ये घुसपैठिए चले नहीं जाते, हम बटरफ्लाई नेस्ट के लोग उन्हें एक दिन भी चैन से नहीं जीने देंगे। अपने चारों ओर मौजूद दृढ़ निगाहों को देखकर निंगजी और चू चेनिक्सी को गहरी संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि बटरफ्लाई नेस्ट का आयोजन उन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन वास्तव में उनकी बेटी निंगचू ने ही एकता की भावना पैदा की और पूरे बटरफ्लाई नेस्ट को पूरी तरह से एकीकृत बनाया। चू चेनेक्सी और कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और जोर से बोलने के लिए अपना हाथ उठाया। चलो इन खटमलों का सफाया करते हैं। जैसे ही रात हुई और आसमान में उजाला होने लगा, थके हारे लोगों का एक समूह घने जंगल से होते हुए अपने भारी कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। सच कहूं तो दिमागी कीड़े की किस्मत वाकई खराब थी। तमाम मुश्किलों के बीच उसका सामना छिपकली राजा से हो गया। अगर उसने अपने नए उत्पाद का खुलासा नहीं किया होता, तो वह इस बार कभी बच नहीं पाता। इस समय खुले हुए मस्तिष्क वाला ब्रेन वर्म एक सदर टायरेंट वर्म पर बैठा है, जिसने अपने शरीर का आधा हिस्सा खो दिया है। स्थिति पर रिपोर्टिंग करते समय उन्होंने वस्तुनिष्ठ रूप से अपने स्वयं के दुर्भाग्य का विश्लेषण किया। अचानक मस्तिष्क कृमि की मानसिक अनुभूति के तहत कई काली ऊर्जा में उतार चढ़ाव दिखाई दिए। इससे प्रेरित होकर उसने तुरंत सभी सादा जर्ग को रुकने का संकेत दिया। जैसे ही उसने ऊपर देखा और आगे घूरने लगा, सादा बायो नेटवर्क के माध्यम से एक बेहद जोशीला संकेत प्रसारित हुआ, ईश्वर जन्म, सुपर टियर जर्ग। इसके तुरंत बाद उसने हवा में हाथ हिलाते हुए उत्साह से कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे मेरे जाल में फंस जाओगे। जैसे ही ब्रेन वर्म सिग्नल और विस्मयादिबोधक ध्वनि जारी हुई, उसके पीछे मौजूद सैकड़ों अपन सदर कृमियों ने तुरंत अपने पंखों को उत्तेजना से फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जिससे भिनभिनाने और क्लिक करने जैसी आवाजें निकलने लगीं। जी हाँ, सदर कीटों के इस समूह के रास्ते में रुकावट डालने वाले बटरफ्लाई नेस्ट के सदस्य थे, जिन्होंने रास्ता बदलकर आगे से उन्हें रोक लिया था। चू चेनेक्सी अपने कंधे पर सादा योद्धा नेता के अग्रभाग से एक तेज धार वाला ब्लेड लटकाए हुए, कमर पर हाथ रखे खड़ा था और घमंडी भाव और तिरस्कार से भरी आंखों से मस्तिष्क के कीड़े की ओर देख रहा था। जर्ग को देखकर जियाओ ईरान का गुस्सा दुगना हो गया और उसने सबसे पहले गुस्से में जवाब दिया, अरे कीड़े, तुम्हें सच में पृथ्वी की संस्कृति के बारे में सीखना चाहिए। यहाँ हमारी उपस्थिति को जाल में फंसना नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इसे कहा जाना चाहिए। शाओ ईरान एक अधिक उपयुक्त मुहावरा कहने ही वाला था, लेकिन उसकी हद से ज्यादा दिखावटीपन ने अचानक उसके विचारों को अवरुद्ध कर दिया और वह भूल गया कि वह कौन सा शब्द कहना चाहता था। उसके पास बगल में बैठे शिंग तियानई की ओर मुड़ने और धीरे से पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था, बूढ़े शिंग, वह नाम क्या था? शिंग तियानई ने आंखें घुमाई और असहाय होकर उत्तर दिया, स्वर की ओर से कार्य करना, न्याय को कायम रखना और बुराई को पूरी तरह से जड़ से मिटाना। कुछ भी चलेगा। शाओ ईरान का सामना करना पड़ रहा है, जो न केवल ज्वलनशील और विस्फोटक है, बल्कि सम्मेलन के बाद मूर्खतापूर्ण गलतियां करने की प्रवृत्ति भी रखती है। शिंग तियानई को अचानक पूर्व कप्तान शियाओ की याद सताने लगी, जो ठंडे, कम बोलने वाले और आरक्षित स्वभाव के थे। गगग। शाओ ईरान की बचकानी बातें सुनकर दिमागी कीड़े ने एक अजीब सी हंसी हंस दी।
इंपीरियल स्टार के निवासी होने के नाते वे अपने ग्रह के बारे में हमसे यानी परग्रहियों से भी कम जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंपीरियल स्टार की यह हालत हो गई है। शाओ यीरान बोलने में कभी अच्छा नहीं था और जब उस दिमागी कीड़े ने उसे नीचा दिखाया तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। एक झटके के साथ लाल लिप्टों ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जिससे वह एक बेचैन अग्नि आत्मा में बदल गया। उन्हें पकड़ो, लेकिन ध्यान रखना कि दिव्य संतानों और तितलियों को नुकसान न पहुंचे। मस्तिष्क के कीड़े की आवाज पहले से ही तीखी, कर्कश और काफी अजीब थी, लेकिन अब तिरस्कार के संकेत के साथ ये और भी अप्रिय हो गई थी। इससे गुस्सैल स्वभाव वाली और आसानी से क्रोधित हो जाने वाली शियाओ यीरान और भी ज्यादा भड़क उठी। लाल रंग की लपटें पल भर में भड़क उठीं और नारंगी रंग के सागर में बदल गईं। सेरेब्रेट के आदेश पर शेष सैकड़ों सदर जर्ग चू चेनेक्सी और उसके समूह की ओर टूट पड़े। बूम! एक सुनहरी लौ तेजी से गुजरी और तेज सरसराहट की आवाज के बीच गति का एक धुंधला सा दृश्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। जलना! सुनहरी ज्वालाएं अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थीं, और यहां तक कि निंगजी और चू चेनेक्सी की दृष्टि से भी वे एक नज़र में सुनहरी ज्वालाओं का वास्तविक रूप देख सकते थे। ये शियाओ यीरान ही थी जो भोग विलास के वायरस से एक बार फिर जागृत हो गई थी। महज कुछ शब्दों में ही इस बच्चे के चारों ओर फैली आभा का रंग लाल से सुनहरा हो गया था। वह दृश्य अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है जब शाओ यीरान एक सुनहरी अग्नि आत्मा में परिवर्तित हो जाती है और शिंग तियानई को पीटने की कोशिश करती है, जहां वह दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर पाता। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ऐसा लगता है कि जियाओ यीरान पर वायरस का प्रभाव और भी तेजी से बढ़ रहा है। निंग जी को नहीं पता था कि शियाओ यीरान की स्थिति अच्छी है या बुरी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हालांकि वह पिछली बार की तरह इसे ठंडा करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि इस समय जियाओ यीरान का लक्ष्य सदर ब्रेन वम था, जिसकी शक्ति छठे स्तर तक थी। हालांकि यह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी दोनों के बीच की खाई एक गहरी खाई की तरह थी। यदि जियाओ यीरान इस अवस्था से अभी जागृत हो जाए तो उसकी शक्ति लगभग तीसरे दर्जे से तुरंत गिरकर दूसरे दर्जे पर आ जाएगी। एक शक्तिशाली मस्तिष्क कृमि का सामना करने पर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जियाओ यीरान की सुरक्षा के लिए निंग जी ने उसे जगाने का जोखिम नहीं उठाया और न ही वह जल्दबाजी में ऐसा कर सकता था। अपनी विस्फोटक अवस्था में भी जियाओ यीरान मस्तिष्क कृमि के लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा करने में असमर्थ था। जैसे ही शियाओ यीरान का हमला ब्रेन वम को छूने ही वाला था, वह बेहद अजीब तरीके से ब्रेन वम के सामने रुक गया और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि वे बहुत करीब थे, ऐसा लगता था मानो उनके बीच एक अदृश्य खाई हो और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते थे। क्रोध और वायरस के सेवन में लिप्त होने के कारण अपनी अधिकांश तर्कशक्ति खो चुके जियाओ यीरान का पूरा शरीर अब सुनहरी लिप्टों से घिरा हुआ था और उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त और फूली हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जिसकी भी आंखें थीं वह देख सकता था कि वह संघर्ष कर रहा था। मस्तिष्क कृमि की शक्तिशाली टेलीकिनेसिस शक्ति से वह हवा में ही जम गया, मानो उसे शक्ति से भरे किसी विशाल हाथ ने मजबूती से पकड़ रखा हो। जो प्राणी अपनी भावनाओं और आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे हमेशा सबसे नीच होंगे, केवल हमारे द्वारा, सदर कीट आदि जाति द्वारा गुलाम बनाए जाने के ही योग्य होंगे। मस्तिष्क के कृमि ने, जिसका मस्तिष्क ऊतक उजागर हो चुका था, धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। ये देखकर बटरफ्लाई नेस्ट में मौजूद हर कोई क्रोध, सदमे और चिंता से भर गया। उन सभी ने शियाओ यीरान की ताकत को उस समय देखा था जब वह सुनहरी लिप्टों में बदल गई थी। हालांकि सदर ब्रेन वम पूरी तरह से स्थिर रहा और उसने इसे मजबूती से नियंत्रित किया। ध्यान रहे, यह एक मस्तिष्क कृमि है जो पहले से ही बुरी तरह से घायल है। जब शक्ति में अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो इससे आसानी से निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है। सौभाग्यवश निंग जी और उनके समूह के सभी लोग दृढ़ चरित्र के थे और आसानी से भयभीत होने वाले नहीं थे। उसको छोड़ दो। ये देखकर कि शियाओ यीरान को मस्तिष्क कृमि की टेलीकाइनेटिक शक्ति द्वारा हवा में नियंत्रित किया जा रहा है, बटरफ्लाई नेस्ट के सदस्यों ने तुरंत एक जोरदार चीख के साथ पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। चू चेनेक्सी, शिंग तियानई और चेन शुओ ने सीधे ब्रेन वम और टायरेंट वम पर हमला कर दिया। समूह के शेष सदस्य बिखरे हुए मध्य स्तरीय सदर कृमियों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद निंग जी ने बटरफ्लाई डांस और हाफ साइड को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश की। अंततः इस सदर ब्रेन वम को नष्ट करने के लिए सभी बलों को एकजुट किया गया।
यह उनकी मूल योजना थी, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ उससे निंगजी को एहसास हुआ कि पिछली योजना स्पष्ट रूप से काम नहीं करने वाली थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। शियाओ ईरान की ताकत को देखते हुए वह केवल दिमागी कीड़े के सामने निष्क्रिय रूप से मार खा सकता था। उसके और चू चेनेक्सी के अलावा जो भी आगे बढ़ता उसका अंजाम निश्चित था। निंगजी और चू चेनेक्सी भी बहुत हैरान थे। उन्हें लगा कि इतनी गंभीर चोटों के बाद दिमागी कीड़ा मरने की कगार पर है। किसने सोचा होगा कि मस्तिष्क के ऊतकों के पूरी तरह से उजागर होने और यहां तक कि एक हिस्सा गायब होने के बावजूद यह मस्तिष्क कृमि इतना शक्तिशाली होगा। उस पल निंगजी को पछतावे का एक झटका लगा। इतने सारे लोगों को यहां लाना शायद आत्महत्या के समान था। लेकिन अगले ही पल जियाओ ईरान ने बटरफ्लाई नेस्ट के सदस्यों को फिर से उम्मीद जगा दी। मस्तिष्क के कीड़े के मानसिक नियंत्रण में जियाओ ईरान, जिसके जुनून के वायरस की तीव्रता बढ़ गई थी, हवा में ही अटक गई थी और हिलने डुलने में असमर्थ थी। जैसे जैसे वह लगातार संघर्ष करता रहा, जियाओ ईरान का क्रोध और भी बढ़ गया और उसके गुस्से ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। बूम! मुक्त करना! एक जोरदार धमाका और गर्जना एक साथ गूंजी और शियाओ ईरान के शरीर पर उमड़ती सुनहरी लपटें पल भर में गहरे हरे रंग में बदल गईं। पहले की सुनहरी ज्वालाओं की तुलना में शियाओ ईरान के शरीर पर हरी ज्वालाओं में अब पहले जैसी दबंग उपस्थिति नहीं थी और उनकी गुणवत्ता अधिक ठंडी और निर्मम थी। हालांकि विस्फोटक बल में कोई वृद्धि या तीव्रता नहीं हुई, लेकिन निंगजी और चू चेनेक्सी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि शियाओ ईरान की शक्ति और भी बढ़ गई थी। सादा कृमि का मस्तिष्क अचानक हुए इस बदलाव से थोड़ा चौंक गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सामने मौजूद ब्लू स्टार मानव, जो हरी लेप्टो से घिरा हुआ था, उससे दोगुनी से भी अधिक ताकत से संघर्ष कर रहा था। उसने तुरंत शियाओ ईरान को दबाने के लिए अधिक मानसिक शक्ति लगाने की तैयारी की, लेकिन अचानक उसे अपने सिर में खूनी मिठास का एक तेज प्रवाह महसूस हुआ और खून की एक बूंद बह निकली। ये तो बस दिखावा है। मस्तिष्क में मौजूद कीड़े से खून बहता देख निंगजी और चू चेनेक्सी तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। इस दिमागी कीड़े ने उनके सामने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। हाल ही में अग्नि छिपकली राजा के साथ हुई लड़ाई में इसे गंभीर चोटें आई जो अल्पावधि में ठीक नहीं हो सकती है और शायद कभी पूरी तरह से ठीक न हो। चू चेनेक्सी के बोलते ही हरे रंग के अग्निशामक में परिवर्तित हो चुकी शियाओ ईरान ने मौके का फायदा उठाते हुए एक जोरदार चाबुक जैसी लात मारी और उसे मस्तिष्क कृमि के विशाल सिर पर जोर से पटका। टकराना! एक जोरदार धमाके के साथ सादा ब्रेन वर्म को शियाओ ईरान ने लात मारी, लेकिन मामूली लड़खड़ाने और डगमगाने के अलावा उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। फिर भी ये खबर निंगजी और चू चेनेक्सी के लिए पहले से ही बेहद अच्छी थी। जब तक वह उसकी सुरक्षा को भेद कर उसे हिला सकता है, निंगजी के पास उसे मारने का एक तरीका है। निंगाजी की मां के घोंसले के पहले हिस्से के अंदर जियाओ निंगचू, जियांग शिन्यू, नीना और अन्य लोग तितली के प्रसारण को घबराहट से देख रहे थे। चारों लड़कियां बेहद उत्साहित थीं। विशेष रूप से जियाओ निंगचू, जिसकी बड़ी चमकदार नम आंखों की जोड़ी प्रकाश और छाया पर टिकी हुई थी। बीच बीच में वह अपने हाथ हिलाता और जोर से चिल्लाता, मम्मी मारो, खटमलों को मारो, इन खटमलों को मार डालो। सभी लोग शियाओ निंगचू की बातों से सहमत थे, लेकिन जब सादा ब्रेन वर्म जैसे दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ा तो बाकी लोग वास्तव में ज्यादा मदद नहीं कर सके। इसे जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह बोझ भी बन सकता है। इस प्रकार सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद अंततः ये निर्णय लिया गया कि 3 बड़ी लड़कियां और एक छोटी लड़की निंगजी के माता पिता के घोंसले के भीतरी हिस्से में ही रहेंगी। इसीलिए हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। चाबुक जैसी लात मारने के बाद शियाओ ईरान के अपने शरीर को संभालने से पहले ही दिमागी कीड़े की अति शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने उसे जोरदार तरीके से दूर फेंक दिया। अरे नीच पृथ्वीवासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को छूने की? मारना! शियाओ ईरान द्वारा लात मारे जाने वाला दिमागी कीड़ा स्पष्ट रूप से बहुत दुखी था। उसके आदेश पर उसके बगल में मौजूद सदर अत्याचारी कीटों में से एक ने शियाओ ईरान का पीछा उसी दिशा में किया जिधर वह उड़ा था। हालांकि अन्य 2 अत्याचारी कीटों के अलावा अन्य कीट जिन्हें आगे बढ़कर हमला करना चाहिए था, उन्हें कोई आदेश नहीं मिला था। ठीक इसी क्षण उस बुद्धिमान प्राणी को अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास मौजूद 90% से अधिक सदर जर्ग उसके आदेशों को अनदेखा कर रहे थे।